हेलो। तो हाँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये पूरा दिख रहा है। ओके, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आप लोगों ने देखा होगा। सबसे पहले आपने देखे होंगे बड़े बड़े डैम वगैरह जो बने होते हैं, यहां पर तुमने सबसे पहले ये देखो कि अगर हम ब्रिज बनाते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, जब ब्रिज बनाते हैं या हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं, तो इन सबको बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है? मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ब्रिजेस या बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, किन की जरूरत पड़ती है? मटेरियल की। तो उनमें जो चीजें यूज होती हैं वो चीजें होती हैं सॉलिड। ठीक है, ब्रिज वगैरह। तो आप लोगों ने देखा होगा या आपने देखा होगा जो रेल पाथ है, रेल का जो पाथ है, ठीक है, रेल पाथ इसको बनाया जाता है, यानी पटरियां बनाई जाती हैं, है ना, रेल पाथ बनाया जाता है। तो ये सब सारी चीजें कहां पे आती हैं? सॉलिड के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? सॉलिड के अंदर। तुमने देखा होगा क्रेन बिल्डिंग बनाते हैं तो बड़ी बड़ी क्रेनों का इस्तेमाल करते हैं, क्रेनों में रस्सियां लगी होती हैं और उस छोटी सी पतली सी रस्सी से हम बहुत बड़ा वेट उठा लेते हैं। जब हम ब्रिजेस ब्रिजेस बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं या रेल पाथ वगैरह बनाते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बहुत बहुत जो रेल की पटरियां हैं, रेल हैं, उनके पाथ को उठाने के लिए हम क्रेन का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम क्रेन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्रेन में क्या लगी होती है? एक रोप लगी होती है, यानी कि ऐसे ऐसे ये ऐसे उठाती है, यानी कि ये ऐसे यहाँ पे ऐसे रोप लगी होती है और ये किसी चीज को ऐसे उठा लेती है। तो ये रोप किसकी बनी होती है? ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ठीक। अच्छा, इन सब के बारे में जो भी मैटर है या मटेरियल है, वो सब किससे बने होते हैं? उनको ये किसका बना होता है? रोप किसका बना होता है? ये टूटता क्यों नहीं है? यानी इसके अंदर कितना बेयरिंग पावर है? कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि आप किसी चीज को लाने जाते हैं, जब किसी चीज को आप, जैसे मान लो कि एक होता है हमारे पास आता है बच्चों, स्प्रिंग बैलेंस आता है। चलो उससे समझते हैं। स्प्रिंग बैलेंस आता है। ये स्प्रिंग बैलेंस कुछ इस तरह का बना होता है, ऐसे 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 बना होता है, ये स्प्रिंग होती है। ठीक है, इसमें जब इसमें हम वेट अटैच करते हैं तो ये स्प्रिंग ऐसे ऐसे खिंच जाती है, वेट अटैच करते हैं तो खिंच जाती है, और वेट को हटा देने पर ये फिर इसी तरह से आ जाती है। अगर हम वेट को हटा दें तो ये इसी तरह से फिर आ जाती है। ठीक है, हमारे पास एक रबर की, ये हमारे पास रबर की डोरी है। ठीक है, रबर की डोरी है। इसको जब हमने खींचा तो ये खींच गई ऐसे, इसको खींच दिया तो खींच गई ऐसे। ठीक है, पहले स्प्रिंग ऐसे थी, तो ये इसकी कौन सी पोजीशन थी? मतलब हमने इसके लोअर एंड, और जब हम इसको वेट हमने हटा दिया तो फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। ये हमारे पास क्या है? एक रबर बैंड है। इसको हमने खींचा, खींच गया, तो यहां पे क्या हुआ? एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो गया। हमने यहां पर फोर्स अप्लाई किया, यहां पर फोर्स था ही नहीं, जब फोर्स अप्लाई किया तो बढ़ गया, और फोर्स हटा दिया तो फिर इसी जैसा फिर आ गया, इसी जैसा फिर आ गया। मेरे पास ये एक स्टील की मतलब स्ट्रिप है, ये ऐसे दिखती है। जब मैं उसको ऐसे बेंड करता हूं, यानी इनसे भी, तो ये ऐसे बेंड हो जाती है, स्टील की स्ट्रिप ऐसे बेंड हो जाती है, इधर फोर्स लगाने पर, इधर फोर्स लगाने पर। तो यहां पर एक एग्जांपल, यहां पे दो एग्जांपल, और यहां पे ये 3 एग्जांपल हमने दिए आपको कि हमारे पास ये स्ट्रिप है, किसकी है?
स्टील की स्ट्रिप है, स्टील की स्ट्रिप है यानी स्टील की पटरी है, स्ट्रिप है, ठीक है। इसको अगर हम दोनों साइड से फोर्स लगाते हैं तो ये बेंड हो जाती है, ये बेंड हो जाती है यानी इसका शेप चेंज हो जाता है। रबर बैंड को जब हम खींचते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है, और यहां पर कोई वेट अटैच करते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। यानी ये कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट पर, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर, सॉलिड ऑब्जेक्ट पर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, यहां पर वेट के फॉर्म में फोर्स अप्लाई किया गया है, वेट के फॉर्म में, यहां पर वेट के फॉर्म में, वेट के फॉर्म में फोर्स अप्लाई किया गया है, तो यहां पर ये डी शेप्ड हो रहा है यानी स्प्रिंग का शेप चेंज हो रहा है, रबर बैंड का शेप चेंज हो रहा है, स्टील की स्ट्रिप का शेप चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि हम यहां पर जो सॉलिड की, यहां पर सॉलिड की प्रॉपर्टीज को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सॉलिड में भी कुछ होता है जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड में भी कुछ ऐसा होता है कि जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आखिर इन है, लेकिन ये जो सॉलिड होती है तो हमारे में एक होती है ऑर्डिनरी, एक होती हार्ड। तो अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी की बात करें तो एक होती हार्ड बॉडी होती है, एक होती हार्ड, एक होती ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी। तो हार्ड बॉडी पे कहने का मतलब ये हमारे पास अगर ये बॉडी है, हार्ड है, तो हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, ये आपको पिच का दबा खींचा नहीं मिलेगा, ये आपको दबा, ठीक है, हार्ड। लेकिन अगर मान लो कि मेरे पास ये कोई ऑर्डिनरी बॉडी है और हमने इस पर फोर्स लगा दिया, ये हमने फोर्स लगाया, तो ये ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि फोर्स की वजह से यहां पर हमने यहां पे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया तो ये दब गई, ठीक है। ये फोर्स यानी इसका क्या हो गया, ये दब गई, यानी इसकी शेप क्या थी, इसकी ओरिजिनल शेप है, ये इसकी शेप क्या हुई, इसकी शेप, यानी इसकी शेप का मतलब कह लो कि कन्फिगरेशन, इसकी कन्फिगरेशन चेंज होती है। यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है कि इसकी कन्फिगरेशन चेंज हो रही, इसकी भी कन्फिगरेशन चेंज होती है, लेकिन वो फर्मी लेवल पे या एंगस्ट्रॉम लेवल पे चेंज होती है, यानी कुछ तो दबता है, कुछ तो दबता है यार, कुछ तो दबता है। तो ये कौन से फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है कि अगर किसी बॉडी पर अप्लाई किए जाए तो उन बॉडी की शेप को चेंज करते हैं, उस बॉडी की शेप को चेंज करते हैं, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। और ये बॉडी, तो डिफॉर्मिंग फोर्स किसकी वजह से आता है, तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स आता है बॉडी के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर पोजीशन की वजह से आता है। बॉडी के अंदर जो बॉडी जिससे बनी होती है यानी अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और जब ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है तो उनके बीच की जो ज्योमेट्री होती है, उनके बीच की जो अरेंजमेंट होती है, सॉलिड के बीच की जो अरेंजमेंट होती है, उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो वो स्प्रिंग बॉल जैसा दिखाई पड़ता है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में बाएं या दाईं तरफ बना होगा, कहीं बाईं तरफ बना है, कहीं दाईं तरफ बना है, देख लीजिएगा। तो जो स्प्रिंग है वहां पर, यहां पर ऐसे बॉल है, ऐसे यहां पे बॉल लगाए हैं ऐसे किनारे किनारे, तो बॉल क्या बताते हैं, बॉल बताते हैं वहां पर सॉलिड के बारे में क्या बताते हैं, जो बॉल है वो मॉलिक्यूल्स बताते हैं कि ये मॉलिक्यूल यहां पे, ये मॉलिक्यूल यहां पे है, और उनके बीच जो सेपरेशन है वो स्प्रिंग की लेंथ बताती है, ठीक है। तो जो सॉलिड होता है ये सॉलिड इस तरह से दिखता है, यानी हमारा, यानी इस तरह से। लेकिन सॉलिड पे किसका इफेक्ट होता है, क्या फोर्स का इफेक्ट होता है, क्या प्रेशर का इफेक्ट होता है, हाँ इन पर होता है, हार्ड बॉडी पर होता है लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी है, जिन पर दिखता है, जिन पर दिखता है।
तो हम ऑर्डिनरी बॉडी में हमने ले लिया कि ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये रबर बैंड है, ये स्टील है, स्टील स्ट्रिप है। क्या हम किसी चीज को हम दबा सकते हैं, किसी चीज को हम कुछ कंप्रेस कर सकते हैं? तो आज हम इसी भी टॉपिक के हम आज डिस्कशन करेंगे। और सॉलिड के अंदर एक मेन प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि इस बॉडी की यहां पर स्प्रिंग की जो ओरिजिनल पोजीशन थी, ये जो हमने बॉडी बनाई इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, लेकिन ये इसकी शेप चेंज हुई। कब चेंज हुई? जब हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, इसकी बॉडी की शेप चेंज हो गई। इस बॉडी की शेप, यहां पर स्प्रिंग की शेप चेंज हो गई, स्प्रिंग खिंच गया, रबर बैंड खिंच गया, स्टील की स्ट्रिप बेंड हो गई। तो ये सारी प्रोसेस, ये सारी जो प्रोसेस हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, इनमें कहीं ना कहीं शेप और साइज से मिलकर के कॉन्फ़िगरेशन बनता है। यानी कॉन्फ़िगरेशन बॉडी की चेंज होती है जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल एफर्ट अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये सॉलिड की एक पर्टिकुलर क्वालिटी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो वो चीजें को हम डिस्कस करेंगे यहां पर। तो इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी भी कहते हैं। इलास्टिसिटी के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले हम देख लें डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है। तो बच्चों हम यहां पर बात करेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स की, कि when a force applied on the body produce a change in its configuration। तो यहां पर हम बात करेंगे बच्चों, ये समझ लो कि किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना, यानी उसमें जो चेंजेस होते हैं, सॉलिड प्रॉपर्टी यानी सॉलिड जो बॉडी होती है उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, यानी उनका बिहेवियर जो चेंज होता है, उस बिहेवियर में जो चेंज होता है उसको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। सॉलिड यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी यानी उसका बिहेवियर चेंज होता है, उसकी इस स्टडी को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी यानी उसको हम जो पढ़ते हैं उस प्रॉपर्टी को हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों डिफॉर्मिंग फोर्स। तो सबसे पहले आता है डिफॉर्मिंग फोर्स आता है। ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग फोर्स हम कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? तो अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो वो उसकी बॉडी की पोजीशन को चेंज कर दे, डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन। तो हम क्या इसको डिफाइन करेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स इज deforming force is that force which change or try to change the configuration में आता है shape and size configuration। Deforming force is that force which change or try to change configuration of body when applied on the body। जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है is that force which change or try to change of the body when applied on the body, यानी अंडर एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। या जब इसको हम किसी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं
तो ये उस बॉडी की पोजीशन को, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता है। ठीक है, यानी उसको, उसकी शेप को डी शेप्ड कर देता है। सुनाई पड़ रहा है बच्चों की नहीं सुनाई पड़ रहा है? ये उसकी बॉडी को डी शेप्ड कर देता है। कहने का मतलब है कि यहां पर ये मान लो ये स्प्रिंग है, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ये इसकी है ओरिजिनल पोजीशन, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स, ये ये क्या, ये एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में एक्सटेंशन प्रोड्यूस करता है। ये हो गया, तो ये पहला एग्जांपल हो गया। ये हमारे पास ये सेकंड, सेकंड क्या है कि हमारे पास स्टील की स्ट्रिप है, स्टील की स्ट्रिप है, और अगर हम ऐसे यहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्टील स्ट्रिप, स्टील स्ट्रिप बेंड हो जाती है, बेंड हो जाती है, यानी ये देख लो ऐसा। ठीक है, अच्छा, ओके। तीसरी चीज हम यहां पे समझा रहे हैं, ये बॉल है, ये बॉल है, और अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स लगाएं, तो बॉल की शेप और साइज चेंज हो जाती है। ऐसे ऐसे फोर्स अप्लाई करें, तो हमने फोर्स लगाया, ये इसकी ओरिजिनल, ओरिजिनल पोजीशन है, इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो कहने का मतलब किसी भी बॉडी में, किसी बॉडी की शेप को चेंज करने वाला जो फोर्स होता है, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, और डिफॉर्मिंग फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होता है। जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है एक्सटर्नल फोर्स। तो इसको नोट कर लें प्लीज, इसको नोट कर लें सब लोग। सर लेफ्ट में नीचे नहीं दिख रहा। उसके बाद इलास्टिसिटी की हम डिफिनेशन देते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, ये आप लोगों ने शायद नोट कर दिया होगा, तो मेरे बच्चे हम इसको मिटाते हैं और हम आपको एक नई चीज बताते हैं उसके बारे में, इलास्टिसिटी। तो बेटा यहां पर एक नया हेडिंग, नई हेडिंग है, बहुत ढंग से पढ़ें, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच तो ये क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ, द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रिगेन,
regain its original configuration। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिससे वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ले। A body to regains its original configuration on the removal of deforming force। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि इलास्टिसिटी क्या है? देखो, किसी भी, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, तो मार्कर को अगर मैं बेंड कर दूं, यहां पे ध्यान दो, तीन चीजें हो सकती, इसको तो मुड़ जाएगा, मुड़ेगा, लेकिन तो अगर अपनी कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर सकता है, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है? इलास्टिसिटी नहीं होती है। तो इलास्टिसिटी क्या है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ले। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि किसके अंदर इलास्टिसिटी होती है। पुराने जमाने में जो एग्जांपल दिया जाता था, हाथी का दांत होता था बेटा। तो पुराने जमाने में जो हमारी मतलब सिविलाइजेशन है, उनमें हाथी के दांत की सुइयां बनती थी। हाथी की दांत जो होता था, हाथी का दांत होता था, उनकी सुइयां बनती थी। यानी कहा जाता था, पुराने बुक्स में एग्जांपल है कि उसके अंदर इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या था कि अगर मान लो उसकी जो सुई है, इसकी जो निडल मान लो बनाई हमने, जो निडल बनाई है हाथी के दांत की, पहले एग्जांपल समझो, हाथी का जो उसी की निडल बनाई जाती थी, क्योंकि वो हार्ड होता था और इलास्टिक भी होता था, मुड़ने पे मुड़ भी जाता था और ऐसे आ भी जाता था। लेकिन ये जो हमारी निडल्स हैं, ये मुड़ने पे मुड़ती नहीं है, ये टूट जाती हैं। ठीक है, इनके अंदर इलास्टिक नेचर नहीं होता। पहले जब स्टील नहीं तो क्या था? कुछ था, बोल्स वगैरह होती थी। बॉल्स के अंदर भी इलास्टिक नेचर होता है, ऐसा होता है, चलो देखते हैं जरा। तो हाथी का जो दांत होता था, उसकी सुइयां बनती थी, उसको जब हम ऐसे मोड़ते थे, मुड़ जाती थी, और ऐसे हटा लेते थे, यानी अपनी शेप में फिर आ जाती थी। आई बात समझ में? कुछ चीजें हैं, जैसे अब यहां पे बात करो, जैसे बॉल ले लो यार, जैसे तुम बॉल खेलते हो, गांव में बॉल खेलते हो ना, बॉल, तो ये आप बॉल को ऐसे दबाते हो, दब जाती है, लेकिन फोर्स हटाते हो तो फिर उसी अवस्था में आ जाती है, फिर उसी कंडीशन में आ जाती है, उसी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है। ऐसे स्क्वीज करते हो, ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा दिया, दब गई। लेकिन ऐसा फोर्स हटा दिया तो फिर अपनी रीगेन, फिर कंडीशन में आ गई। स्प्रिंग को देखा, स्प्रिंग के अंदर ऐसा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक ऐसा मटेरियल होता है जिसे कहते हैं क्वार्ट्ज कहते हैं, जो घड़ियों में यूज होता है, जिनकी सुइयां बनती हैं, क्वार्ट्ज की सुइयां बनती हैं घड़ियों की। तो क्वार्ट्ज से ज्यादा इलास्टिसिटी किसी में नहीं होती है। तो इलास्टिसिटी जिस तरह से हम सबकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उस तरह से इलास्टिसिटी सॉलिड की मेन प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी और इलास्टिसिटी भी। प्रेशर और डेंसिटी जिस तरह से प्रॉपर्टी होती है, उस तरह से इलास्टिसिटी भी प्रॉपर्टी होती है। तो इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिससे हम किसी चीज को ध्यान दें। यहाँ पे अब हम समझा रहे हैं आपको कि जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, रबड़ बैंड, यहाँ पे हमने इस रबड़ को, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये स्टील की स्ट्रिप है, इसको हमने ऐसे बेंड कर दिया, ये बेंड कर दिया। बेंड कब किया? जब हम इसमें फोर्स लगाया, और फोर्स हटाया, फिर ऐसे आ गई, फिर ऐसे आ गई। तो कहने का मतलब, ये इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी? इसकी ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी। और ये इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है?
ये इसकी चेंज हो गई कॉन्फ़िगरेशन है, ये चेंज कॉन्फ़िगरेशन है। कब? जब हमने फोर्स अप्लाई किया और यहां से फोर्स हटा दिया तो ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में फिर आ गया। तो ये किसके अंदर होता है? तो भैया ये ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब इसी बेसिस पे, इलास्टिसिटी के बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्ट और उन्हें कहा गया है इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो क्लासिक ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इलास्टिसिटी। तो हम यहां पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी जिनमें इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करती है, यानी इलास्टिक नेचर पाया जाता है। ऐसी बॉडी जिनमें इलास्टिक नेचर एग्जिस्ट करता है। तो ए बॉडी which possesses या रिटेन नेचर, जिसके अंदर इलास्टिक नेचर होता है, या और क्विकली regain its original configuration, on the removal of deforming फोर्स। तो कुछ ऐसी बॉडी होती है जिनके अंदर इलास्टिक करेक्टर एग्जिस्ट करता है। ए बॉडी विच रिटेन्स इलास्टिक नेचर, जिसके अंदर इलास्टिक नेचर एग्जिस्ट करता है उसे इलास्टिक बॉडी कहते हैं। जिसके अंदर इलास्टिक नेचर एग्जिस्ट नहीं करता है हम उन्हें प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। ध्यान दो, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी। कहने का मतलब क्या, यहां पे कहने का मतलब क्या बना कि वे बॉडी जो जिन पर हम फोर्स लगाएं वो डिशेप्ड हो जाए, उनकी शेप चेंज हो जाए, फोर्स हटाएं तो फिर जल्दी से तुरंत ही अपनी पोजीशन को रिटेन कर ले, रिगेन कर ले, अपनी पोजीशन को रिगेन कर ले, कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर ले। तो उस बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी या इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहते हैं। हमने क्या किया, अगर हमने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, हमने वहां से डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया, तो उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। इलास्टिक बॉडी में सबसे पहले यहां पर हम देख लें तो ये इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और अलग अलग बॉडी की अलग अलग बॉडी, जो भी बॉडी है अलग अलग मटेरियल अलग अलग बॉडी के बने होते हैं, अलग अलग मटेरियल की बॉडी बनी होती है, तो सब में इलास्टिसिटी अलग अलग होती है, किसी में ज्यादा होती है किसी में कम होती है। तो अब सबसे ज्यादा इसका जो एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जो इसका एग्जाम्पल है वो सबसे नंबर 1 पे आता है बेटा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आता है, ये आता है क्वार्ट्ज। उसके बाद आता है बच्चा स्टील आता है, स्टील आता है, ठीक है। फिर रबर आता है, ठीक, ये एटसेट्रा।
तो ये सब हमारे पास ये है। कौन सी बॉडी है? इलास्टिक ऑब्जेक्ट। ये कौन सी बॉडी है? इलास्टिक ऑब्जेक्ट है। तो क्वार्ट्ज इतना अगर इलास्टिक है तो इसको कहां इस्तेमाल करते हैं? वॉच में। इसको हम इस्तेमाल कहां करते हैं? यूज इसका कहां पे होता है? वॉच में होता है, वॉचेस में होता है। ठीक है, ठीक। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, अच्छा दिख नहीं रहा है? वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। अच्छा अब आ रही है मेरी आवाज बच्चों? एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था। अंजलि, हाँ, मैं निकाले। ये YouTube वाली क्लास थोड़ी है, यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, क्लास है ना। पूछो बेटा, दिख नहीं रहा? दिख नहीं रहा तो फिर मैं बताता हूँ कुछ और। हेलो, हाँ बिल्कुल 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 तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बीच बीच में चेक कर लिया करते। ठीक ठीक, हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। अच्छा सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? अब मैं लीड लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे। लीड हमने हटा दिया था, अब सुनाई पड़ रहा है? आने पे सुनाई पड़ रहा है? लीड लगाने पर सुनाई पड़ रहा है, हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि इनको सबको बनाने के लिए, यानी कि ये जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ये इलास्टिक ऑब्जेक्ट हैं, इनको सबको बना, यानी कि जो हमने तभी बताया था कि ब्रिजेस हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, यानी कि हम उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इलास्टिसिटी की, यानी कि जो मटेरियल होगा उसके अंदर इलास्टिसिटी होगी, और उस ऑब्जेक्ट को हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो जब किसी चीज को कन्फिगर किया जाता है, बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, तो डिजाइन करने से पहले ये देखा जाता है कि हम उसको किस मटेरियल से बना रहे हैं, किस मटेरियल से बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या क्या कंपोजिशंस हैं। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग कंपोजिशंस होती हैं, कोई कोई प्योर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक, स्टील है तो उसको बनाने के लिए अलग है, रबड़ की भी अलग अलग कंपोजिशंस होती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। क्वार्ट्ज भी होता होगा, किसी चीज का बना होगा, इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा देखें कि ये जो इलास्टिसिटी है, यहाँ पे हमें मेन यही चीज पढ़ना था बेटा। उसके बाद आती है प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी कौन सी बॉडी होती है, जरा यहाँ पे समझे हम। अब प्लास्टिक बॉडी सब में इलास्टिसिटी होती है। अब मान लो थोड़ी देर के लिए इलास्टिसिटी सब में होती है, तो कहने का मतलब है कि जो जितना ज्यादा अपोजिशन क्रिएट करता है अपने चेंज होने का, इससे निष्कर्ष निकला, तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जो इलास्टिसिटी है एक तरह से मटेरियल में अपोजिशन है अपने कन्फिगरेशन को चेंज होने का। तो इलास्टिसिटी से पता चलता है कि कुछ, यानी मटेरियल अपोजिशन करती हैं, अपोजिशन करती हैं टू चेंज द कन्फिगरेशन। अपने कन्फिगरेशन को चेंज होने को जो अपोज करेगा उसे हम, यानी उसी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो अब इसी बेसिस पे कहा जाएगा कि कौन ज्यादा इलास्टिक है। तो यहां पर जो इलास्टिक होगा, इलास्टिक कौन होगा? मोर इलास्टिक, अगर हम कहें मोर इलास्टिक, ठीक है, मोर इलास्टिक, तो यहां पर ज्यादा मोर अपोजिशन,
more opposition offered or इलास्टिक है तो मोर अपोजिशन, ज्यादा अपोजिशन होगा, ऑफर करेगा, ठीक है, ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा। और अगर वो लेस इलास्टिक है, अगर लेस इलास्टिक है तो उसमें लेस अपोजिशन ऑफर होगा चेंज होने के अपने पोजीशन का। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ, बहुत बढ़िया है कि अब यहां क्वेश्चन है कि क्वेश्चन तुमने पूछा, बहुत बढ़िया कर दिया, मैंने देख लिया है, मैंने देखा है कि इसमें कौन इलास्टिसिटी ज्यादा है, रबड़ की या स्टील की। तो मोर इलास्टिक कौन होता है? जिसमें ज्यादा अपोजिशन होता है। चलो, तो ये हमारे पास ये स्प्रिंग है ना, ये है स्प्रिंग, ये स्प्रिंग है। तो पहली बात, इसको प्रेस करना मुश्किल है, तो अगर इसको प्रेस करोगे, कंप्रेस करोगे तो ऐसे हो जाएगी, एक्सटेंड करोगे तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एफ, ज्यादा ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा, ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। ये इसकी ओरिजिन पोजीशन है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन। तो स्प्रिंग किसकी बनी होती है बच्चा? स्टील की बनी होती है, स्टील की बनी होती स्प्रिंग। रबड़ आसानी से खिंच जाता है, रबड़ आसानी से खिंच जाता है, तो इसके अंदर लेस अपोजिशन होता है। ऐसा नहीं कि ये इलास्टिक नहीं होता है, इलास्टिक रबड़ भी होता है, रबड़ भी इलास्टिक होता है, रबड़ भी इलास्टिक होता है, वो ज्यादा इलास्टिक होता है। जो कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो कम इलास्टिक होता है। इलास्टिक दोनों होते हैं। थोड़ी देर के लिए देखो, अच्छा मान लो तुम सभी बच्चे हो, खेल रहे हो, पेड़ की डाल पे खेल रहे हो, पेड़ों पे खेल रहे हो, तो डाल को लचाओगे तो लच जाती है, डाल को लचाओगे तो लच जाती है, ऐसे 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 बेंड करो बेंड हो जाती है। लेकिन लेकिन क्या होता है, कभी कभी एकदम ऐसे भी बेंड हो जाती है, ऐसे तोड़ ऐसे बेंड हो गई, एकदम से बेंड हो गई। तो ऐसे अगर आपने फोर्स लगाया, ऐसे मान लो डाल, कोई कहे, कभी कभी मैंने देखा एग्जांपल देते हैं कि भैया पेड़ पौधों में भी होता है, हाँ होता है, उनमें भी होता है भैया, उनमें भी होता है, उनमें भी होता है, लेकिन उनमें मान लो डाली है, तो क्या करेगा, वो झुकेगी नहीं, वो टूट जाएगी। तो जब वो टूटेगी तो वहां फ्रैक्चर हो जाएगा। तो इलास्टिसिटी ना रहेगी ना प्लास्टिसिटी देगी, उस पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट कहा जाएगा, उस पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट। जब चीजें टूट जाती हैं, ठीक है, तो डक्टाइल, ब्रिटिल और ये सारी प्रॉपर्टी, और भी इनमें आएगी ये सारी प्रॉपर्टी, टेंसाइल, डक्टिलिटी, मतलब ये सारी चीजें, अगर हम किसी चीज को पीटते हैं तो वो मैलिएबल होता है, और किसी चीज को अगर हम पीट देते हैं तो चूर चूर हो जाता है, ब्रिटल होता है, और किसी चीज को खींचते हैं तो उसमें टेंशन क्रिएट होता है, डक्टिलिटी आती है। ये सारा चीज हम पढ़ेंगे आराम से, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास आता है, ये इलास्टिसिटी कहां से आई, डिफॉर्मिंग फोर्स कहां से आया, तो इलास्टिसिटी का जो ओरिजिन है वो हम समझेंगे। अब दूसरी बात है कि प्लास्टिक बॉडी, तो अब यहां पे हम देख लेते हैं कोई क्वेश्चन आप लोगों का। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा एक मिनट, यहां पे क्या हो सकता है, आवाज आ रही, अब आ रही कि नहीं आई भाई? हेलो, नहीं आ रही है।
तेरे को ये कौन सी कैसे बदमाशी हो जाती है यार। अब आई आवाज? आ रही है? आ रही है मेरी आवाज? आ रही है ना? इसीलिए कहता हूं। अब लोग यार जा कहां रहे हो तुम लोग हैं? यसी ने गुड बाय कह दिया तो तुम लोग चले गए। ठीक है, अब प्लास्टिक बॉडी में कौन कौन सी बॉडी आती है? प्लास्टिक बॉडी में कौन सी बॉडी आती है? विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हमारे पास वाल पुट्टी है, इसका जो एग्जाम्पल है वाल पुट्टी। वाल पुट्टी, ठीक है, वाल पुट्टी या मड, मड कीचड़, ये सब, ठीक है। इन पे सब में अगर आप ऐसे अंगूठा भी लगा दो, ठीक है, और अब अगर इधर भी देखो, यहां मेरी बात देखो, तुम कभी कभी ये देखो, ये क्या नाम है, चारकोल, चारकोल देखो ना, ये तो यहां पर मोम भी आता है, वैक्स आता है, वैक्स, वैक्स मोम भी आता है। मोम के ऊपर भी ऐसे अंगूठा लगा दो ना तो ये बिगड़ जाता है, इसके डी शेप्ड हो जाता है, वैक्स आ जाता है। तो ये सारी चीजें, वाल पुट्टी आ गया, मड आ गया और वैक्स आ गया, इन सबको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब इसके आगे आता क्या है बेटा? तो इलास्टिसिटी, इतनी बात। अब जो इनकी इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी है, इसकी जो डिग्री है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे। तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। तो यहां पे एक नोट लिख देता हूं कि जो डिग्री है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। वो किस मटेरियल की बनी है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड ऑन द मटेरियल। तो मैंने समझाया था कि ज्यादा अपोजिशन ज्यादा इलास्टिक, कम अपोजिशन कम इलास्टिक, नो अपोजिशन प्लास्टिक, ठीक, नो अपोजिशन प्लास्टिक। तो यहां पे ज्यादा अपोजिशन मोर इलास्टिक, कम अपोजिशन कम इलास्टिक, नो अपोजिशन प्लास्टिक, ठीक। तो यहां पे समझ में आ गया सबको? ओके भाई, गया नहीं बेटा, यहां पे दिख रहा है ना? तो ज्यादा यहां पर ज्यादा इलास्टिसिटी। अब यहां पे एक नई चीज आती है बच्चा, स्ट्रेस आता है। चलो थोड़ा यार एक चीज हम समझ लें, सॉलिड की जो पोजीशन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सॉलिड, थोड़ा समझ लेते, हल्का समझ लेते हैं। तो मतलब माइक्रोस्कोपिक पोजीशन ऑफ द सॉलिड, ऐसे देख ले, माइक्रोस्कोपिक या यहां पर
सॉलिड के कन्फिगरेशन ऑफ द सॉलिड, ऐसे देख लेते हैं थोड़ा, इसकी हेडिंग नहीं डालना है, कन्फिगरेशन ऑफ सॉलिड देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रेस से पढ़ने से पहले कि जो सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड किससे बने होते हैं भैया? मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स है ना, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, तो स्फेरिकल दिखते हैं ये आपको, ये आपको मॉलिक्यूल्स कैसे दिखते हैं? स्फेरिकल दिखते हैं, ये स्फेरिकल टाइप के होते हैं, स्फीयर जैसे होते हैं। चलो आज समझते हैं। यह अरेंजमेंट है सॉलिड का। कैसा अरेंजमेंट है? ज्योमेट्रिकल। इनके भी अगर हम कोई फोर्स, तो यहां पर अगर नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, नो एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। तो ये जो मॉलिक्यूल है, यहां पर हमने लिखा है कि जो मॉलिक्यूल है उसको हमने बॉल जैसा दिखाया है, और दूसरी कंडीशन है, मॉलिक्यूल्स को हमने यहां पर बॉल जैसा दिखाया है। डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, इसको हमने लेंथ ऑफ स्प्रिंग से दिखाया है कि भैया लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये हो गया। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कैसे जुड़े हैं? ये ऐसे, ये स्प्रिंग जिससे जुड़े हैं, ये ऐसे एज ये स्प्रिंग से जुड़े हैं, यानी ये है मॉलिक्यूल, ये स्प्रिंग से जुड़ा है, ये मॉलिक्यूल भी इस स्प्रिंग से जुड़ा है, और ये मॉलिक्यूल भी ये स्प्रिंग से जुड़ा है। ये ठीक है, ये हो गया ठीक, ये हो गया। समझो, भागना नहीं कोई। ये हो गया। तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड। ये सॉलिड का स्ट्रक्चर हो गया। यहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। पल्लवी इनरोल तो है, पल्लवी इनरोल, पल्लवी कहां? पल्लवी है तो भाई, हमने इनरोल किया है पल्लवी को, पल्लवी खुद नहीं जुड़ना चाह रही है। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा सब लोग, पल्लवी बेटा आ जाओ। है बेटा, अंजलि है, पल्लवी है, क्या नाम है उनकी सिस्टर बोल रहे हो ना तुम? पल्लवी है बेटा, पल्लवी है, ठीक। पल्लवी ने भेजा है क्या कुछ? पल्लवी सिंह है तो यहाँ पे है, तो पल्लवी, अरे बस। तो देखो, तो क्या है भैया? मॉलिक्यूल्स को हमने क्या बनाया है? बॉल जैसा। बहुत सारे हमने यहां से बाजार से खरीद के बॉल लाए हैं, ठीक है, अलग अलग कलर के या एक ही कलर के, और इनको हमने कैसे रख दिया है? ध्यान दो यहां पे, कैसे रख दिया है? स्प्रिंग से बांध लिया है। ठीक है भैया, यहां पे तो अगर ये मॉलिक्यूल है, यहां ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच की जो सेपरेशन है उसे क्या बोला जाता है? इनके बीच की जो सेपरेशन हो, इसे R0 बोला जाता है, R0 क्या होता है?
इंटरमॉलिक्यूलर पोजीशन या इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। अगर ये आर नॉट है तो भैया ये भी आर नॉट है, ये भी आर नॉट है, ये भी आर नॉट है, सब आर नॉट है, आर जीरो है। इससे आगे बढ़ेगा, देखो देखो आर नॉट क्या है, आर नॉट क्या है, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस, समझ रहे हो, ये और ये, एक ये और ये और ये और ये, दो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस। तो ये क्या है भैया, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग मॉलिक्यूल। अब यहां पे समझाता हूं, अगर इनके बीच देखो, अगर इसके बीच की लेंथ बढ़ती है तो शेप चेंज होगा। इसकी लेंथ मान लो थोड़ी देर के लिए अभी नॉर्मल पोजीशन पे है, नॉर्मल पोजीशन पे है, इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं वर्क कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो पोजीशन वो आर नॉट है। इसे इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस चेंज नहीं होती है जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में रहती है, यानी इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज नहीं होती है। हमने इस मॉलिक्यूल को खींचा इधर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होगी, लेंथ बढ़ेगी, ये मॉलिक्यूल की पोजीशन चेंज होगी। या हमने इस मॉलिक्यूल को दबाया तो ये कंप्रेस होगा, ये कंप्रेस होगा, यानी कि इसके साथ चीजें ये कंप्रेस होंगी और ये एक्सटेंशन होगा, दो चीजें हो सकती है। तो अगर हम इसको ऐसे खींचते हैं, देखो यहां पे ऐसे जाएगा, दूर जाएगा, ऐसे मान लो दूर कोई चीज दूर जाती है तो उनमें रिपल्सन होता है, पहले अच्छे से जान लो। दो चार्जेस हैं, अगर दूर, अगर इनको ऐसे लाया जाए तो अगर हम क्या करें, यहां पर ये आर नॉट है और अगर आर नॉट से हम आर नॉट से कम कर दें, आर नॉट से कम कर दें, तो स्प्रिंग को अगर हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ध्यान दो यहां पे ये स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग। तो ये डिस्टेंस हमने मान लिया आर डैश, आर डैश जो है वो कम है, यानी कि कम है, यानी आर जीरो, आर नॉट बड़ा है और आर नॉट कम है, आर नॉट बड़ा है और ये कम है, यानी आर डैश कम है। तो जब इसको ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे कैसे कब हो गया, ये कैसे कब हो गया, ऐसे कब हुआ, ये दबा स्प्रिंग ऐसे, तो इसकी शेप क्या होगी, डी शेप्ड हुई कि नहीं हुई। तो इधर ऐसे लगाओगे तो अगर इनको छोड़ोगे तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो कैसा होगा, रिपल्सन होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा। जब आप इसको खींचो, यहां पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, क्या लगा, चलो मैं यहां पे थोड़ा सा बड़ा सा समझा देता हूं, इसको हटाऊं, चलो इसको हटा देता हूं, ठीक है। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, ये ऐसे अगर है, ये स्प्रिंग है, ये मान लो ये इसकी, ये हमने ये बॉल लगाई है, ये बॉल लगाई है, ये बॉल लगाई है, ये इस पर कोई फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अब ये कंप्रेस कब होगी, इसको हमने, यानी कि इसको हम इधर दबाएं, इसको इधर दबाएं, तो ये ऐसे, ये इधर, यहां से ये इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पे आएगा और ये इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ, ऐसा कब हुआ, यहां पे हमने क्या अप्लाई कर दिया, हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, यहां पे इस पे क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। तो स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक नेचर होता है तो ये अपोज करेगा, तो इसके अंदर और अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आर डैश कम है आर नॉट से, आर, इसका मतलब क्या हो गई, ये क्या हो गई, डी शेप्ड हो गई, यानी ये डी शेप्ड हो गई। डी शेप्ड का मतलब ये कंप्रेस हो गई। कंप्रेस कब हुई, कंप्रेस कब हुई, जब हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अब फोर्स को हटाएंगे तो जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, ये फोर्स इधर की तरफ है, तो एक फोर्स तो इसके अपोजिट भी लगेगा, वो किसकी वजह से लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से लगेगा।
कोई फोर्स नहीं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए किसका काम करेगा? एक्शन। जो एक्सटर्नल फोर्स किसका काम करेगा? ये एक्शन का काम करेगा। एक्सटर्नल फोर्स एक्शन का काम करता है। तो इधर की तरफ से जो इधर की तरफ से आएगा वो क्या आएगा? इसके अंदर एक रिएक्शन फोर्स पैदा होगा, एक रिएक्शन फोर्स पैदा होगा, जिसकी वजह से ये अपोज करेगा। ध्यान दो यहां पे, समझो। ये दोनों मॉलिक्यूल्स फिक्स डिस्टेंस पे थे, आर नॉट, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे थे। कब? जब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया गया था। हमने इसको ऐसे दाब दिया, ऐसे दाबा, तो दाब दिया तो क्या लगाया हमने इसके ऊपर? एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या हुआ? एक्शन। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से पता है कि एक्शन का अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। इस स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अपने आप को रिगेन करने की, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन करने की। तो क्या करेगा? अंदर से भी फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स इधर से भी लगेगा और इधर से भी लगेगा। इधर से लग रहा है तो इधर की तरफ, इधर से लग रहा है तो इधर की तरफ लगेगा। जो ये रिएक्शन फोर्स होगा, अब इसको हम मिटा दें। रिएक्शन फोर्स की वजह से ये बॉडी रिगेन कर लेती है। ये जो बॉडी होती है रिगेन करती है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को। यानी कि ये बॉडी, यानी जो रिएक्शन फोर्स होता है वो रेजिस्ट करता है एक्सटर्नल फोर्स को। और ये जो एक्शन है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। यानी जो एक्शन वाला फोर्स है ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, एक्सटर्नल है, बाहर से लगाया गया है। जो बाहर से फोर्स लगाया गया है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसके अंदर डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से ये एक्शन है, तो ये रिएक्शन फोर्स पैदा होगा। और रिएक्शन फोर्स किसकी वजह से पैदा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर पोजीशन की वजह से आता है। ठीक, तो यहां से ये रिएक्शन फोर्स होगा, उसकी वजह से ये बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करती है। चाहे हम इस पर ज्यादा फोर्स लगा दें और चाहे हम कम फोर्स लगाएं। तो अगर हम इसको खींचेंगे तो ये अंदर की तरफ, देखो हम इसको खींचेंगे, स्प्रिंग को खींचेंगे, ऐसे खींचते हैं तो देखो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, डिफॉर्मिंग फोर्स। और यहां पर अब बाहर की तरफ लग रहा है। चलो खींच के देख लेते हैं, यहां पे खींच के देख लेते हैं। ये ऐसे हमने खींच लिया है, ठीक है, ये हमने खींच लिया है। चलो हमने ऐसे खींच लिया है, पता नहीं यहां ऊपर दिखाई पड़ता नहीं दिखाई पड़ता है। मोबाइल उठी है पर नहीं सुनाई नहीं। अरे हूं बेटा, लाइन पे हूं, लाइन पे हूं। कौन कह रहा है कि नहीं हूं? लाइन पे, लाइन पे हूं, लाइन पे हूं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। दिखाई नहीं पड़ रहा क्या? मैं डिस्टेंस हमने कम कर दी, डिस्टेंस हमने क्या कम कर दी? तो डिस्टेंस कम करने के लिए जब हमने डिस्टेंस कम कर दी इनकी, यानी मॉलिक्यूलर पोजीशन यार चेंज हुई, मॉलिक्यूलर पोजीशन चेंज हुई तो कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हुई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई तो अंदर की तरफ से रिएक्शन फोर्स लगा। इसको तोड़ करके दिखा रहा हूं। एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो एक्सटर्नल फोर्स एक्शन, और अंदर की तरफ से, यहां की तरफ से बाहर की तरफ, इधर की तरफ एक्शन, इधर की तरफ रिएक्शन। क्लियर? तो रिएक्शन फोर्स किसकी वजह से आया? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। अगर ये देखो आपने बाहर से फोर्स लगाया तो ये, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या आया? रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स की वजह से बॉडी रीगेन करती है अपने ओरिजिनल पोजीशन को। और जिस बॉडी रीगेन करती है अपनी ओरिजिनल फोर्स की वजह से, बॉडी अपनी ओरिजिनल फोर्स अप रीगेन, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करती है। जिस फोर्स की वजह से, उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग नहीं, बॉडी रीगेन करती अपने ओरिजिन, जिसकी वजह से डिफॉर्मिंग फोर्स ने डिफॉर्म कर दिया, रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको अपनी ओरिजिनल
आते जाओ।